नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं दोस्तों, जो भारत के सबसे बड़े आभूषण या ज्वेलर रिटेल विक्रेताओं में से एक है और पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को 75% का एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है, स्ट्रॉन्ग मुनाफा करा के दिया है दोस्तों। तो ये शेयर है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड का शेयर। आइए नजर डाल लेते हैं उन सेक्शन पर जिन्हें हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखने वाले हैं स्टॉक का परफॉर्मेंस। स्टॉक के परफॉर्मेंस के बाद बिजनेस ओवरव्यू के बाद हम देखने वाले हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। उसके बाद कंपनी के प्रेजेंस, यानी फिर कहाँ कहाँ कंपनी की शाखाएं मौजूद है या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है वो देख लेंगे। फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात कर लेंगे, क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट्स क्या है उस पर नजर डालेंगे। उसके साथ साथ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे, की फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और अंत में बात करेंगे टारगेट प्राइस के बारे में। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसे कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपको बाकी कहीं पढ़ने को नहीं मिलने वाले हैं या फिर देखने को नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी के स्टॉक का परफॉर्मेंस पिछले एक साल में कैसा रहा। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक साल का जो प्लॉट है, ग्राफ है, वो प्लॉट कर दिया है दोस्तों। अगर देखें तो पिछले एक साल में लगभग 75% का रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पर माना जाएगा। अगर इसके साथ साथ अगर पिछले 6 महीनों की बात कर ले तो 6 महीनों में इसने अपने एक साल से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। एक साल में जहाँ 75% का रिटर्न है, वही पिछले 6 महीनों में लगभग 82% का रिटर्न दे चुकी है ये दे चुका है ये शेयर दोस्तों। और तो और अगर देखें तो इसका 52 वीक के हाई लेवल तक अगर हम इसको काउंट कर ले तो लगभग एक बार ये अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को 2 गुना कर चुका था, मतलब 100.08% का रिटर्न दे चुका था। लेकिन इसमें धीरे धीरे अब थोड़ा सा करेक्शन देखा जा रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो 131 के लेवल से गिरता हुआ ये लगभग 10% से नीचे आ चुका है पिछले कुछ समय में, मतलब दिसंबर के बाद। और तब से लेकर अब तक ये 9.34% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो इतना हाई जाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन तो एक्सपेक्टेड है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं तो 110 की लेवल पर इसको सपोर्ट मिल सकता है और 130 की लेवल पर इसको रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। पिछले एक महीने की बात कर ले तो एक महीने में लगभग 8% से नीचे आ चुका है। पिछले 5 दिन में ये पॉजिटिव में बंद हुआ है, 0.04% का इसने रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। और साथ ही साथ अगर इसके इंसेप्शन के बाद की बात करें तो ये कहीं 26 मार्च 2021 को लिस्ट हुआ था 75 रुपए की कीमत पर। उसके बाद इसने काफ़ी डाउनफॉल देखा। एक बार ये लगभग 60 रुपए की लेवल तक जा चुका था, लेकिन वहां से काफ़ी अच्छी रिकवरी करते हुए ये काफ़ी अप और डाउन देखने के बाद अब तक ये लगभग 115% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दे चुका है। और देखते हैं कंपनी के बिजनेस का ओवरव्यू। सबसे पहले अगर देखें तो कंपनी को 29 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। भारत में 132 से ज्यादा शोरूम है इसके, 31 शोरूम मिडल ईस्ट में है। माई कल्याण ग्रास रूट स्टोर्स 881 है जो हेल्प करते हैं इसके कस्टमर्स की। इसके साथ साथ लास्ट 12 मंथ्स का रेवेन्यू जो है वो 1,30,980 मिलियन रुपीज का है। 5 कंट्रीज में इसकी अवेलेबिलिटी है या फिर उपस्थिति है। एक भारत के 21 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में या केंद्र शासित प्रदेशों में ये कंपनी उपस्थित है। इसके साथ साथ 13 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स है, 8,758 एम्प्लॉयज है और 4,203 मिलियन रुपीज का इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है पिछले 12 महीनों में। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है दोस्तों इस कंपनी ने। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड सोने, जड़ी और अन्य आभूषण उत्पादों की एक श्रृंखला का निर्माण और बिक्री करती है दोस्तों ये कंपनी। इसके साथ साथ वित्त वर्ष 2020 के रेवेन्यू के आधार पर ये भारत के सबसे बड़े ज्वेलर्स के रिटेल सेलर्स में से एक कंपनी है। कंपनी की स्थापना इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो और एमडी और प्रमोटर है श्री टी.एस. कल्याण रमन ने की थी दोस्तों। अगर इसके निर्माण सुविधा की बात कर ले तो कंपनी ने न केवल तीसरे यानी कि थर्ड पार्टी से तैयार सोना खरीदती है, बल्कि शारजा और ओमान में इसकी 4 इन हाउस निर्माण सुविधाएं भी स्थित है दोस्तों।
आइए आगे बढ़ते हैं और इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर एक नज़र डाल ले। अगर देखें तो इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को लगभग 4 हिस्सों में बाँटा जा सकता है। मेनली वेडिंग सेक्शन, इसके बाद एस्पिरेशनल ज्वेलरी, स्टेपल रीजनल ज्वेलरी और स्टड ज्वेलरी। अगर देखें तो वेडिंग, जैसा कि नाम बता रहा है, वेडिंग ज्वेलरी जो है वो वेडिंग कस्टमर्स के लिए बनी हुई है। एस्पिरेशन ज्वेलरी जो है वो मिड टू हाई लेवल, हाई एंड कस्टमर्स के लिए है, टारगेट ऑडियंस है इसकी। स्टेपल ज्वेलरी वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स के लिए ये बनाते हैं, और स्टडेड ज्वेलरी जो है वो टारगेट करती है वेडिंग मिड टू हाई एंड कस्टमर्स को। इसके ब्रांड्स पर भी हम जरूर नजर डालेंगे दोस्तों। अगर ब्रांड की बात कर ले तो मुद्रा, नीमा, अनोखी, रंग, वेदा, तेजस्वी, अपूर्वा, जिया, लाया, ग्लो, हे, हीरा और कैंडे, ये इसकी अलग-अलग ब्रांड्स है जिसके तहत ये अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, और ये अलग-अलग ब्रांड्स अलग-अलग चीज़ों के लिए यहाँ पर उपस्थित है दोस्तों। जैसा कि अगर देखें तो निमाह जो है वो कीमती पत्थरों से जड़ा सोना बेचती है, जो नॉर्मली साउथ इंडियन हेरिटेज के अंडर आता है। अगर देखें अवसर पर पहनने वाले या फिर ओकेजनल वियर की बात करें तो तेजस्वी, रंग, अनोखी, ये है उनके लिए प्राचीन और कीमती जड़ित आभूषण ज्वेलरी होती है इसके अंडर। जिया और अंट्रो के अंडर लाइट वियर डायमंड ज्वेलरी होती है, और बाकी जो है वो अच्छा बिना तराशा हीरा और कीमती पत्थर के लिए काम करती है, जैसे कि ग्लो है, हीरा है, लय और अपूर्व। इसके साथ साथ अगर आगे बढ़ के हम देख लेते हैं कंपनी का प्रेजेंस कहाँ पर है। पहले भारत में इसका प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है, तो इतने तो मैं नाम नहीं गिन पाऊंगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि 21 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी उपस्थिति है, और इसमें लगभग पूर्वोत्तर से लेके पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, सारी की सारी दिशाएं ये कवर करता है। इसका हेवी प्रेजेंस जो है वो साउथ इंडियन रीजन में है दोस्तों। अगर अंतर्राष्ट्रीय पद चिन्ह या फिर इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स की बात करें तो कंपनी की 5 मध्य पूर्व देशों में उपस्थिति है, और 31 शोरूम वहां पर ये संचालित करती है, ऑपरेट करती है। ये कंपनी के राजस्व में 14% का हिस्सा है मध्य पूर्व देशों का, और साथ ही भारतीय ऑपरेशन से राज्य में इसके रेवेन्यू में 86% का योगदान आता है दोस्तों। इसके बाद इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में जरूर बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 5 कंट्रीज और 21 राज्यों में ये फैली हुई है, जहां पर 131 शोरूम इंडिया में है, और कैंडेरे का एक शोरूम इंडिया में है। इसके 81% शोरूम जो है वो इंडिया में है, और 19% शोरूम जो है वो मिडल ईस्ट में है दोस्तों। बैलेंस पैन इंडिया प्रेजेंस है। जैसा कि देखें तो अकेले साउथ इंडिया में इसका 59% का प्रेजेंस है, वहां पर 41% का प्रेजेंस जो है वो नॉन साउथ इंडिया में है। साथ ही साथ मेट्रो में 37% और नॉन मेट्रो सिटीज में इसका 63% का प्रेजेंट है। अगर शोरूम की बात करें तो मिडल ईस्ट में जैसा कि बताया गया है 31 शोरूम्स मिडल ईस्ट में है, और 881 माई कल्याण ग्रास रूट स्टोर्स भी कंपनी ऑपरेट करती है। अगर पैन इंडिया के अंदर बात करें तो 5,27,000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा का इसका टोटल स्क्वायर जगह है, और 40,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा मिडल ईस्ट में इसकी रिटेल स्पेस है दोस्तों। और कैंडेरे के एरिया जो है वो 560 स्क्वायर फीट का है, और 6% ऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट का ये कंपनी शेयर होल्ड करती है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर जरूर नजर डालेंगे। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक दी गई मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी अभी जुड़ना चाहते हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए, और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो की जानकारी, मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे, आप तक पहुंचते रहे, और आपकी हेल्प होती रहे आने वाले दिनों में आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम देखेंगे कंपनी के फाइनेंस ओवरव्यू। अगर देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है कंपनी का वो लगभग 12,268 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस जो है 119 की है, 52 वीक का है 134 रुपए, 52 वीक का लो जो है वो 55 रुपए का है। स्टॉक का पी जो है 29.2 का है, और इंडस्ट्री पी जो है 29.8 का है। तो ज्यादा कोई फर्क है नहीं इन दोनों में, इसके बारे में आगे जाके जरूर बात करेंगे। बुक वैल्यू अगर देखें तो 32.2 रुपए की है, डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है ये कंपनी। फेस वैल्यू कंपनी के शेयर की है 10 रुपए। आरओई जो है 7.51 और आरओसी 9.36% का है। तो यहाँ पर थोड़ा सा काम करना होगा कंपनी को। इसके साथ साथ ईपीएस देखें तो 4.09 रुपए का। पिछले एक साल का प्रॉफिट ग्रोथ 104% का दिखा रही है। सेल्स ग्रोथ लगभग 24.5% का। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.21 का है, ये थोड़ा सा हायर लेवल पर जा रहा है। प्योर ट्रस्ट के स्कोर बन रहा है 9 का। इसके साथ साथ जी फैक्टर स्कोर बन रहा है 5 का। डेटर डेज जो है
है वो 4.03 के है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। यहाँ पर हम Q2 FY 2022 वर्सेस Q2 FY 2023 के आंकड़े यहाँ पर हम कंपेयर करने वाले हैं। ये सारे आंकड़े पहले ही मैं बता दूं दोस्तों के मिलियन रुपीस में है। 28,887 मिलियन रुपीस का इसका रेवेन्यू रहा था पिछले साल Q2 FY 2022 में, जो बढ़कर हो चुका है 34,729 मिलियन रुपीस। इसके बाद Q2 FY 2022 में इसका ग्रॉस प्रॉफिट जो रहा था वो 4,439 मिलियन रहा था। उसके बाद इसमें 19% की बढ़ोतरी हो गई है और 5,261 मिलियन रुपीस पर पहुंच गया ये इस साल के Q2 में। इसके बाद EBITDA की बात करें तो Q2 में 2281 मिलियन रुपीस का EBITDA, जो 17% से बढ़कर अब हो चुका है 2661 मिलियन रुपीस। और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछले साल के Q2 में 688 मिलियन रुपीस से 54% बढ़कर ये हो गया है 1059 मिलियन रुपीस। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के ईयरली रिजल्ट्स पर एक बार नजर डालेंगे। अगर देखें तो FY 2020 में इसका काफी शानदार परफॉर्मेंस देखा गया था। 1,01,009 मिलियन रुपीस का इसका टोटल सेल्स रहा था, लेकिन कोरोना के चलते पिछले FY 2021 में इसको काफी नुकसान झेलना पड़ा और 85,733 करोड़ मिलियन रुपीस का इसका रेवेन्यू बच गया था। लेकिन अब देखें तो FY 2022 में ये प्री कोरोना लेवल से आगे जा चुकी है और साथ ही 1,08,179 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू इसने दर्ज किया है। साथ ही पिछले 12 महीनों की बात करें तो लगभग 1,31,000 मिलियन रुपीस का इसका रेवेन्यू रहा है। EBITDA की बात करें तो FY 2020 में जो प्री कोरोना लेवल हम कंसिडर करते हैं वहां से बढ़कर अब हो चुका है 8,145 मिलियन रुपीस। यहाँ पर काफी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है और EBITDA मार्जिन में भी 7.5% इन्होंने यहाँ पर जारी रखा है। इसके साथ अगर पिछले 12 महीनों की बात करें तो 10,480 मिलियन रुपीस का इसका टोटल EBITDA और EBITDA मार्जिन हो चुका है 8%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उसके मार्जिन की बात करें तो FY 2022 में इनको 61 मिलियन रुपीस का नुकसान हुआ था, जबकि प्री कोरोना लेवल 1423 मिलियन रुपीस का इनको फायदा हुआ था और अब ये हो चुका है 2240 मिलियन रुपीस। इसके साथ साथ पैट मार्जिन 1.4% से बढ़कर 2.1% हो गया है। पिछले 12 महीनों में इसमें और भी सुधार देखा गया है और 3.2% इनका पैट मार्जिन रहा है और 4,203 मिलियन रुपीस का इनका टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है। ROCE में यहाँ पर 12.6% था FY 2022 में, जो अब हो चुका है पिछले 12 महीनों में 17.2%। और ROE की बात कर ले तो 7.5% से बढ़कर ये लगभग 13.6% हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के रेवेन्यू ब्रेकअप पर एक बार नजर डालेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सोने के उत्पाद के बिक्री से कंपनी को 76% का रेवेन्यू जनरेट होता है। जड़ी यानी फिर जड़ी उत्पाद की बिक्री से 22% का रेवेन्यू और बाकी जो है उससे इनका 2% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो 60.54 रुपीज की है, पब्लिक की लगभग 7.84% की है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की 28.72% की, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की 2.79% और अदर्स की जो है वो लगभग 0.01% की यहाँ पर हिस्सेदारी देखी जा रही है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स पर जरूर नजर डाल लेंगे दोस्तों। अगर देखें यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि कंपनी ने अपना कर्जा जो है उसमें थोड़ी बहुत कमी की है और इसके बाद कंपनी को ये जो तिमाही है वो काफी अच्छी रहने की उम्मीद है, उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। इसके बाद अगर निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्टॉक जो है वो अपने बुक वैल्यू के 3.70 गुना पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का पिछले 3 वर्षों में इक्विटी पर जो रिटर्न दिया है कंपनी ने वो काफी लोअर साइड में है। 4.75% का रिटर्न दिया है कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में इक्विटी पर। आइए अब की फैक्टर्स की बात करेंगे। की फैक्टर्स वही फैक्टर्स होते हैं दोस्तों जो आगे आके कंपनी के शेयर की प्राइस पर खासा असर डालते हैं और उनको कम या ज्यादा करने की क्षमता रखते हैं। इसमें हम इसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। अगर सबसे पहला पॉइंट देखें तो मार्जिन FY 25, तो FY 25 के लिए कंपनी ने कुछ प्लान तैयार किया है, उसका नाम रखा गया है मार्जिन FY 25। इसके अंतर्गत अपसेलिंग और गैर मतलब नॉन साउथ एरिया से जो रेवेन्यू आता है उसमें वृद्धि करने का कंपनी का प्लान है और उसके लिए व्यवस्थित रूप से सुधार करने की जरूरत कंपनी को
लग रही है दोस्तों, उस पर काम करने वाली है कंपनी। कंपनी का लक्ष्य जो है वो टोटल मार्जिन में 2% की वृद्धि करना है और इबिडा मार्जिन को 10% बनाए रखने का कंपनी का गोल है। इसके अंतर्गत इसके साथ ही इबिडा मार्जिन ऑपरेटिंग लीवरेज के साथ मिलकर इसके टोटल मार्जिन में वृद्धि करना कंपनी का एक गोल है मार्जिन FY 2025 के अंडर। इसके बाद अगर देखें तो भारत में कंपनी विस्तार करने जा रही है। नॉन साउथ क्षेत्र में अगर रेवेन्यू बढ़ाना है तो कंपनी को अदर देन साउथ एरियाज से बाहर निकल के अदर एरियाज में अपने पैर फैलाने होंगे। और यहाँ पर कंपनी ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। वो काफ़ी शोरूम्स यहाँ पर या तो खुद बना रही है या फिर नए शोरूम के उद्घाटन काफ़ी फ्रेंचाइजीज को दे रही है। और कैपिटल लाइट फ्रेंचाइजी स्टोर रणनीति द्वारा ये उन चेंजेस को संचालित कर रही है, उन चेंजेस पर काम कर रही है। इसके साथ साथ कंपनी का मध्य पूर्व यानी कि मिडल ईस्ट में भी एक्सपेंशन या विस्तार करने का प्लान है दोस्तों। पिछली 4 तिमाही के लिए अच्छे व्यापार के दम पर मध्य पूर्व में कैलिब्रेटेड विस्तार करने का कंपनी प्लान कर रही है। अंतरराष्ट्रीय विस्तार को बड़े पैमाने पर कैपिटल लाइट फ्रेंचाइजी स्टोर रणनीति के माध्यम से उनको वित्त पोषित किया जाएगा, यानी कि उनको रेवेन्यू दिया जाएगा, उनको पैसा सप्लाई किया जाएगा। इसके साथ साथ कंपनी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैंडेरिक पर भी काम किया है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपने जो अपना बिजनेस है वो ऑनलाइन पर भी बढ़ाने के लिए फोकस कर रही है दोस्तों। विकास के अगले चरण के लिए आक्रामक योजना कंपनी ने तैयार की गई है। Q2 FY 2023 के दौरान पहला ऑफलाइन शोरूम ऑलरेडी खुल चुका है जो कि कैंडेरे के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के हम देखने वाले हैं कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस। अब तक हमने कंपनी के बारे में जाना, साथ ही देखा कि कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी के बिजनेस को देखते हुए इसकी सीधी टक्कर अगर देखें दोस्तों तो टाइटन जैसे मार्केट लीडर के साथ है और साथ साथ पीसी ज्वेलर्स जैसे उभरते हुए खिलाड़ियों से है। अगर टारगेट प्राइस के बारे में बात करें तो इनसे तो कंपनी को निपटना ही पड़ेगा, लेकिन उसके पहले अगर देख तो 52 वीक का हाई लेवल जो था कंपनी के शेयर का वो 134 रुपए था और वहां से ये लगभग 13% नीचे आ चुका है। पिछले 6 महीनों में 80% से ज्यादा रिटर्न देने के बाद इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आना संभावित था, आना एक्सपेक्टेड था और अब तक ये 13% से करेक्ट हो चुका है। और लेकिन फिर भी इसको 110 के लेवल पर काफी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है और 130 की लेवल पर इसको रेजिस्टेंस भी है। अगर दूसरा पॉइंट देखें इसमें तो स्टॉक का पी और इंडस्ट्री पी जो है वो सेम है, तो ठीक ठाक प्राइस पर ये शेयर अभी भी अवेलेबल है। ऐसे में अगर ये स्टॉक कोई डुबकी लगाता है तो आप इसे थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट अगर देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 1.21 का है जो काफी ज्यादा है मेरे हिसाब से। हालांकि कर्जदार दिनों में या डेटर डेज में लगातार कमी हो रही है। साथ ही अगर अगला पॉइंट देखें तो कंपनी का ज्यादा बिजनेस जो आता है वो साउथ इंडिया रीजन से आता है। कंपनी बाकी क्षेत्र में अपने पाव फैलाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि हमने एक्सपेंशन प्लान्स में देखा। तो नॉन साउथ रीजन में कंपनी फ्रेंचाइजीज के द्वारा अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है। अब इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलते हैं उस पर काफी कुछ आगे की स्ट्रेटजी या फिर आगे के पॉइंट्स निर्भर करते हैं। और साथ ही ओवरसीज में जैसे मिडल ईस्ट में कंपनी को काफी अच्छी सफलता मिली है, काफी अच्छा बिजनेस वहां से बटोर रही है कंपनी। तो आगे जाके जो भी उनके एक्सपेंशन प्लान है वहां पर उसकी सफलता पर भी कंपनी का फ्यूचर काफी हद तक डिसाइड हो सकता है। कुल मिलाकर ये शेयर जो है दोस्तों ये एक उभरता हुआ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर नजर आ रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो अगले एक साल में इस शेयर में कम से कम 40 से 50% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है और ये 160 से 170 की लेवल छू सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। तो ये था कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का शेयर। आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आएगी और आपकी हेल्प करेगी आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो आज के वीडियो में मैं यही रुकता हूँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।